नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार विद्या ब्रांड में। मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। हम लोगों ने लास्ट के 3 चैप्टरों में पढ़ लिया है किस प्रकार अंग्रेज समुद्री मार्गों से भारत में आते हैं और अपनी कॉलोनियों को बसाते हैं और साथ ही साथ फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कैसे उन लोगों ने भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ किया और किन किन स्थायी बंदोबस्त जैसे हो गया और रैयतवाड़ी प्रथा हो गया, महलवाड़ी प्रथा के माध्यम से उन्होंने कैसे भारतीय किसानों को शोषित किया, लगान के माध्यम से और अपने विभिन्न प्रकार के नियमों के माध्यम से कैसे उनका शोषण किया। आज हम लोग बात करेंगे वनवासी भाइयों के विषय में, अर्थात वनवासी जनजातियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनका शोषण अंग्रेजों ने किया था विभिन्न विधियों के माध्यम से। उससे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जनजातियों के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है दीकू। क्या होता है वो जान लीजिए। दीकू का अर्थ होता है बाहरी। ठीक है, क्या होता है? बाहरी। ऐसे व्यक्ति जो जंगल के मूलतः निवासी नहीं थे, अर्थात उन जनजातियों से बिलोंग नहीं करते थे और वहाँ पे जाते थे किसी कारण से, हो सकता है व्यापार से या फिर अंग्रेजी प्रतिनिधि के रूप में जाते थे, तो उन्हीं को क्या कहा गया? दीकू कहा जाता था। ठीक है, बाहरी कहा जाता था जनजातियों के द्वारा। तो बात करते हैं आदिवासी किसे कहते हैं। आदिवासी वे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है, जनजाति उनको कहा जाता है। एक स्वर्णयुग की कल्पना। स्वर्णयुग की कल्पना किसके समय में किया गया? बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे, उनके कालखंड में इसको एक स्वर्णयुग की कल्पना के रूप में देखा जाता है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था जिन्होंने। जनजाति समूहों की पद्धतियों के विषय में जान लेते हैं हम लोग। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियां करते थे। ठीक है, अभी हम आपको मैप दिखाएंगे थोड़ी देर में, पहले इसके थोड़ा परिचय जान लेते हैं। तो उस मैप में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती थी। तो पहले नंबर पे वे आते हैं जो कुछ लोग थे जनजातियों में, वे लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती होता क्या चीज़? देखिए, ये छोटे छोटे जंगल हैं। ठीक है, मान लीजिए जंगल है, पेड़ हैं। इन पेड़ों में कुछ ऐसी ज़मीन होती थी जिन पे थोड़ा सा घास फूस उगा रहता था, कुछ कम पेड़ होते थे, अर्थात देवदार जैसे बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते थे, झाड़ियाँ होती थी। तो उन झाड़ियों को कुछ जनसमूह जो होते थे आदिवासी, वो काट के ज़मीन को साफ करते थे और ऊपर से धूप आए उनकी टहलियों को भी काट देते थे। जैसे बड़े बड़े वृक्ष हैं तो ऊपर जो पाती वाला भाग होता था इनको काट देते थे और काट के नीचे ज़मीन पे आग लगा देते थे। आग लगाने से वहाँ पे राख बचती थी और राख को पूरी ज़मीन पे क्या कर देते थे? फैला देते थे। वो लोग हलों का प्रयोग करते नहीं थे। ठीक है, ऐसे ज़मीनों पे बिखेर देते थे अनाजों को और वहीं पे उगाते थे। अब राख में क्या होता है? पोटास पाया जाता है और पोटास उपजाऊ होता है, इसलिए उनका विश्वास था कि राख को छिड़कने से उपजाऊ भूमि उनकी और अधिक हो जाएगी। इसलिए वो लोग जंगल की टहनियों काटते, ठीक है, जगह जगह पे उसको जला देते, राख मिलती और राख को क्या करते? बिखेर देते थे। तो ये हो गया। और उन लोगों की एक समस्या थी। क्या समस्या थी? वो आज यहाँ पे खेती किए, ठीक है, काट लिया इन लोगों ने, खेती से जितना मिला अनाज ले लिए, फिर अगली बार के लिए इसी खेती पे निर्भर नहीं रहते थे। वो लोग यहाँ से पलायन करके किसी अन्य क्षेत्र पे वन प्रदेश में चले जाते थे और उस जगह के वन को काटते थे, वहाँ पे सफाई करते थे, फिर वही प्रक्रिया सेम काटते, आग लगाते, राख को बिखेरते, अनाजों को फैलाते और काटते, फिर अगली जगह चले जाते। इसे क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। और यह जो प्रक्रिया थी वह पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में ज़्यादा प्रचलित थी। पूर्वोत्तर भारत किसे कहेंगे आप? ये भारत, ठीक है, ये वाला भाग, ये मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत, ये ठीक है। यहाँ पे यह प्रक्रिया क्या थी? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपनाई जाती थी। खेतों में धूप लाने के लिए लोग पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटते थे, अभी हमने बताया क्यों काटते थे। और दूसरे ऐसे लोग थे जो संग्राहक थे और शिकारी थे। देखिए, आप लोग प्रायः जानिए, ऐसे व्यक्ति जो जंगलों में रहते हैं
वह या तो शिकारी होंगे या तो संग्राहक होंगे। और प्रायः कभी कभी हम लोगों ने देखा, वो लोग स्थायी जगह पे रह के खेती भी करते हैं, अनाजों को उत्पादित करते हैं। आज तो हम लोग प्रायः देख ही रहे हैं। तो पहले क्या था, कुछ लोग थे जो शिकार पे अपना जीवन बिताते थे और अनाजों का संग्रहण करते थे। वहाँ पे जो फल वल उगते थे और जो मधुमक्खियाँ थी उनके शहदों को निकालते थे, जड़ों को निकालते थे और उनका सेवन करते थे अपने दैनिक जीवन में। ये लोग क्या कहलाते थे, शिकारी और संग्राहक कहलाते थे। इनमें से कौन कौन से प्रमुख जनजाति थी? एक जो जनजाति थी वो थी खोंड जनजाति, जो उड़ीसा में पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी? उड़ीसा में पाई जाती है। अभी हम मैप में बताएंगे आपको। और बैगा ऐसी जनजाति थी जो अपने आप को खुद का मतलब अपने आप को जंगल की संतान मानती थी और वो लोग जंगल के उपजों पर ही निर्भर रहते थे। उनका मानना था कि वो अगर मजदूरी करेंगे तो उनके लिए वह क्या होगी, एक अपमान की बात होगी और वे जंगल के उत्पादों से ही केवल जिंदा रह सकते हैं। तो उनकी एक अलग मान्यता थी। साल व महुआ के बीजों का जो तेल होता है उसका उपयोग वो लोग अनाजों को पकाने में करते थे। पकाने में कैसे? कच्चा भोजन तो खा नहीं कर लेते थे वो, तो लोग पकाने में किसका प्रयोग करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साल और महुआ। महुआ तो आप जानते होंगे जिससे शराब वराब बनती है, ठीक है। उसी का जो बीज होता है उसी के तेल से ये लोग खाने के लिए ईंधन बनाते थे। और ऐसे लोग जो जानवर पालते थे वो भी जनजातियों में ही आते थे, ठीक है। कौन कौन से वो लोग थे? ये वो लोग थे जो चरवाहे थे। चरवाहे किन्हें कहते हैं? जो मवेशियों को चराते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी सभी को, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, एक स्थान पे अपना भेड़ का झुंड लिए हैं, वहाँ पे मौसम ठीक है, जब तक वहाँ पे घास रहती तब तक वहाँ पे चराते हैं। और जब घास वहाँ की खत्म हो जाती और मौसम पे प्रभाव पड़ता था, ठीक है, अगर मौसम के प्रतिकूल हो जाता तो उस स्थान को छोड़ के वो दूसरे स्थान पे चले जाते थे, ठीक है। हिसाब से मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ किसे कहा जाता है? झुंड को कहा जाता है। क्या चीज? रेवड़ मतलब होता है झुंड को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग प्रायः जाया करते थे। जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वनगुज्जर, इनमें कौन कौन से प्रमुख थे? जो पहाड़ों पर अर्थात पंजाब के पहाड़ी इलाकों में रहते थे उनको वनगुज्जर कहा जाता था। और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया समुदाय गाय भैंस पालते थे। कौन सा समुदाय था ये? लबाड़िया समुदाय था, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। वह गाय भैंसों का पालन किया करता था। उसी प्रकार कुल्लू मनाली में गद्दी जिन्हें कहा जाता है, गड़रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गड़रिया। और कश्मीर के बकरवाल, कौन? बकरवाल लोग बकरियों का पालन पोषण करते थे, उनके दूध से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है, मांस आदि से जीवन यापन करते थे, ये लोग हो गए। और कुछ ऐसे लोग थे जो एक ही स्थान पर रुक गए, ठीक है। उनमें से संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ऐसी जनजातियां थी जो एक एक स्थान पे रुक गए और वहीं पे पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही स्थान पे खेती करते गए, ठीक है। इन लोगों को कहा जाता है स्थायी खेती करने वाले जनजाति या लोग। 19वीं सदी से पहले गोंड, कौन से? गोंड, संथाल, मुंडा आदि जनजातियों ने एक जगह रुककर खेती की और उनमें से कुछ लोग जो अधिक शक्ति जुटा लेते थे वो मुखिया बन जाते थे और बाकी जो लोग बच जाते थे वो उनके अनुयायी हो जाते थे, ठीक है। ये हमेशा एक ही जगह पर खेती करते थे और खेती करने के साथ साथ हलों का प्रयोग भी ये लोग करते गए। लगातार उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन होता गया और वो लोग हलों का प्रयोग करते गए। जमीन पर सबका बराबर अधिकार होता था, लेकिन कुछ लोग इसी में अपनी ताकत को और अधिक बढ़ा लेते थे और वही क्या कहलाते थे? जमींदार कहलाते थे। उन्हीं को मुखिया कहा जाता था। ब्रिटिश अफसरों ने गोंड व संथाल आदिवासियों को, ठीक है, आदिवासी जो समूह थे उनको घुमंतु और शिकारी संग्राहक समूहों से ज़्यादा सभ्य मानते थे। कौन? ब्रिटिशर्स जो थे वो उन लोगों से ज़्यादा उनको क्या मानते थे? सभ्य मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि यह लोग जो गोंड और संथाल थे एक ही स्थान पर रहते थे और अपना मॉडर्नाइजेशन लगातार वो कर रहे थे। लेकिन ये जो घुमंतु और शिकारी लोग थे वो कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, कहीं इधर कहीं उधर, इसे में वो लोग क्या कर पाए? अपने आप को सभ्य नहीं बना पाए। तो मैप में आप लोग देखेंगे तो मैप आप देख लीजिए 2 मिनट में कि मैप में अगर ऊपर देखेंगे सबसे पहले गड्डी गड़रिया ये लोग हैं, फिर पंजाब वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद आंध्र क्षेत्र में और उधर छोटा नागपुर जो आपको दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल की ओर, ठीक। पश्चिम बंगाल में संथाल, गोंड, मुंडा ये सभी जनजातियाँ क्या है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। और सबसे पूर्व में चले जाएंगे जहाँ पे असम है, इन सभी पे खासी, गारो और नागा जनजातियों का प्रभुत्व था। तो अब हम लोग बात करेंगे औपनिवेशिक भारत में जनजातियों की स्थिति कैसी थी। अर्थात जब अंग्रेजों का शासन होने लगा भारत पे, चरम उत्कर्ष पे पहुंचने लगा धीरे धीरे, तो उस समय जनजातियों और आदिवासियों की स्थिति कैसी थी। तो चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी मुखियाओं पर क्या असर पड़ा था अंग्रेजों का।
पहले उनका अपने इलाकों पर पूर्ण नियंत्रण होता था, अर्थात वे अपने इलाके के क्या होते थे, मालिक होते थे। पूर्णतः उनका अपना कानून होता था, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए पुलिस होते थे, सिपाही होते थे जो लोगों को कंट्रोल करते थे, और खुद के मुंशी होते थे, ठीक है, जो लोगों को क्या करते थे, जो जनजातीय लोग थे उनको कर देते थे, कर्ज देते थे, ठीक है, क्या देते थे, कर्ज देते थे, और किसान उनको कर देते थे। तो उनका जो लेखा जोखा रखते थे वो भी उन्हीं के पास थे। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन उनके ऊपर लागू हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, उनकी सारी शक्तियों को क्या कर लिया गया, खत्म कर दिया गया। और जब शक्तियां खत्म हो गई उनकी, तो उनको अंग्रेजों का सारा कानून मानना होता था। वह केवल एकमात्र अंग्रेजों के प्रतिनिधि बन गए और भूखंडों के केवल स्वामी ही रह पाए। अर्थात देखिए, पहले उनका अपने इलाकों पर पूरा नियंत्रण होता था, उनकी पुलिस थी, वे जमीन व वन प्रबंधन के नियमों को स्वयं बनाते थे। अंग्रेजों ने सारा अधिकार छीन लिया। ये जो सारा अधिकार था इनका, उनको किसने छीन लिया, अंग्रेजों ने छीन लिया। और ब्रिटिश नियम मानने पर उनको क्या कर दिया, बाध्य कर दिया मुखियाओं को। मुखिया केवल अंग्रेजों के प्रतिनिधि मात्र ही बनकर रह गए थे, जिन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। बहुत भारी मात्रा में नजराना इनको देना पड़ता था अंग्रेजों को। उसी प्रकार धीरे धीरे देखते हैं काश्तकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है अंग्रेजों का। जो काश्तकार थे, घूमने वाले, अर्थात जो खेती करते थे, झूम खेती करते थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, झूम खेती करने वाले लोगों को स्थायी जमीन देकर उन पर उनको किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, जैसे वो लोग घूम घूम के खेती करते थे, लेकिन उनको एक जगह बसा दिया गया और खेत दे दिया गया और कहा गया कि यहीं पे आप खेती करिए और उससे जो उपज होती है उसी में निर्वाह करिए, जीवन निर्वाह करिए अपना, और उसका कुछ भाग हमें दे दीजिए कर के रूप में, लगान के रूप में। कुछ किसानों को भूस्वामी बना दिया गया और कुछ को क्या कर दिया गया, पट्टेदार बना गया। पट्टेदार क्या होता है, मतलब भूमि किसी और की और उस पर खेती कोई और करता है, उसे क्या कहा जाता है, पट्टा खेती। ठीक है, बनाया गया, क्या बना देगा, पट्टेदार बना देगा। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे। भाड़ा मतलब किराया, ठीक है, क्या चीज, किराया चुकाते थे, किराया चुकाते थे कि 1 साल 2 साल के लिए उस ज़मीन को 2000, 10,000, 20,000, क्योंकि जो हम कीमत बता रहे हैं इस समय, उस समय के लिए बहुत बड़ी, अर्थात 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार के बराबर हुआ करती थी। तो इस मात्रा में क्या करना पड़ता था, उनको देना पड़ता था, रुपयों को देना पड़ता था, करों को देना पड़ता था। और जो वो भूस्वामी कर उनको मिलता था ये, और उसी कर को लगान के रूप में वो सरकार को दे देती थी। ठीक है, और भूस्वामी जो होते थे वो सरकार को लगान देती थी इन्हीं पट्टेदारों से प्राप्त धन से। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकारों ने बहुत जमकर विरोध किया था अंग्रेजी कानून का, और जब विरोध अधिक बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने हार मानी और उनको झूम खेती करने के लिए आज़ाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया झूम खेती करने के लिए। अब देखते हैं वन कानून का क्या प्रभाव पड़ा, जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासी लोगों के ऊपर लगाया गया। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना अधिकार नियंत्रण करके उन्हें राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। किसे राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, जंगलों को। जंगलों को कहा गया कि यह राज्य की क्या है, संपत्ति है, और उस पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार है। झूम काश्तकारों को अब खेती के साथ साथ रेलवे पटरियां भी बिछानी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि ये सस्ते मजदूर इनको मानकर इनसे करवाया जाता था काम। ये खेती करते थे और बाकी जो समय होता था वह रेलवे पटरियां बिछाते थे। अब देखते हैं वन कानून का जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था और किसने किया था। 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में, ठीक है, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था। व्यापार की समस्या भी उत्पन्न होने लगी जब अंग्रेजों ने अपना जो नियम है वह कह लीजिए कि अपना जो नियम है वह आदिवासी लोगों के ऊपर लगाने लगे, तो फिर व्यापार में भी समस्या उत्पन्न होने लगी। कौन सी, 19वीं सदी के दौरान व्यापारी और महाजन, कौन, व्यापारी और महाजन जनजाति समूहों को नगद कर्ज देने व वन उपज खरीदने तथा उन्हें मजदूरी पर रखने के लिए उनके पास आने लगे थे। अर्थात जो व्यापारी और महाजन होते थे वह जनजातियों के पास जाते थे और जनजातियों से कहते थे कि आप हमें कर दीजिए, ठीक है, और कर दीजिए, कैसे कर दीजिए, देखिए जो कर होते थे वो पहले कर्ज देते थे, कर्ज से खेती करवाते थे, और खेती करने के बाद जो उपज होती थी
आधा हिस्सा उसको ले लेते थे। वही किस रूप में लेते थे? कर के रूप में लेते थे। वन उपज पे भी कहते थे आपसे हम वन उपज जो आप प्राप्त करेंगे उसको हम खरीदेंगे। और इसी चीज़ में वो लोग इनके पास आने लगे, जनजातियों के पास जाने लगे, उनसे खरीदने लगे और अपना व्यापार करने लगे। और उनको मजदूरी पर रखने की बात भी करने लगे उनसे, और उनमें से कुछ जो जनजातियां थी वो मजदूरी भी करने लगी थी उनके पास। हजारीबाग जो कि झारखंड में आज स्थित है, वहाँ पे पहले संथाल लोग रेशम कीड़ों का क्या करते थे? उत्पादन करते थे, अर्थात रेशम कीड़ों का क्या करते थे? वो लोग पालन करते थे, उनको पालते थे। व्यापारी लोग यहाँ अपने एजेंटों को भेजते थे और उन कीड़ों को, ठीक है, उन कीड़ों के जो कृमिकोष थे, कौन से? कृमिकोषों को बहुत ही कम दाम में, अर्थात प्रति हजार को 3 से 4 रुपए में खरीद कर उनको गया या फिर वर्धमान में भेज देते थे, जहां उनको एक जो है, ठीक है, प्रति हजार को वो 5 गुने दाम पे क्या करते थे? बेचते थे। अर्थात 3 रुपए खरीदते थे, 3 पचे 15 रुपए में उसको क्या करते थे? बेचते थे। अर्थात 5 गुना क्या करते थे? वो लोग लाभ कमाते थे। इस तरह बिचौलियों ने, ठीक है, किन्होंने? बिचौलियों ने खूब लाभ कमाया, लेकिन जो उत्पादक वर्ग था उसको बहुत ही कम लाभ प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक भारत के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बातों को देखा। एक बात और छूट जाती है कि जब अंग्रेजों का जनजातीय क्षेत्रों पर अधिकार हो गया तो वहाँ के लोगों के ऊपर एक बुरा प्रभाव ये पड़ा कि उनको अपना स्थान छोड़कर काम की तलाश में दूसरे स्थानों पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और देखिए कैसे होता है, काम की तलाश में जब जनजाति जाते हैं तो उनके लिए उस गांव को छोड़ के जाना कठिन था। क्यों कठिन था? कि देखिए 19वीं सदी के आखिर में चाय के जो बागान थे वह असम, पश्चिम बंगाल, उन क्षेत्रों में फैलने लगा था। खनन भी एक उद्योग बन गया था। तो इन सभी में मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो मजदूरी करने के लिए जो आदिवासी होते थे उनको क्या होना पड़ता था? वहाँ पे ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता था और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे ये ठेकेदार। असम के चाय बागानों व झारखंड की कोयला खदानों में ठेकेदारों के माध्यम से बहुत अधिक संख्या में आदिवासियों की क्या की गई? भर्ती की गई। इन्हें कम वेतन दिया जाता था और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति वहां चला गया तो उनको वापस भी लौटने नहीं दिया जाता था जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता था। आप लोगों ने केजीएफ पिक्चर में देखा होगा, फर्स्ट पार्ट में तो देखा ही होगा, कैसे एक व्यक्ति को जब अंदर ले जाया जाता है तो उसे बाहर नहीं आने दिया जाता। कुछ वैसी स्थिति क्या हो गई थी आदिवासियों के भी अंग्रेजों के शासनकाल में हो गई थी। तो अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख विद्रोह जो हुए थे जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध। पहला जो विद्रोह हुआ था वो 1831 से 32 के मध्य हुआ था, जिनका नेतृत्व कोल आदिवासियों ने किया था। फिर दूसरा जो नेतृत्व होता था वो 1855 में हुआ था, जिनका नेतृत्व संथालों ने किया था। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ जो 1910 में हुआ था। और 1940 में वर्ली स्थान पे जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे विद्रोह हुआ था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने, जो मुंडा जनजाति से क्या होते थे? रिलेटेड थे। आइए जानते हैं बिरसा मुंडा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इस प्रकार जो इनका जन्म था, अर्थात किसका? बिरसा मुंडा का जो जन्म था वह 1870 के दशक में हुआ था। इनकी परवरिश या पालन पोषण मुख्य रूप से बेहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। ठीक है, ये एक बेहोड़ा स्थान है, ठीक, जो छोटा नागपुर के पठार में आता है। देखिए छोटा नागपुर पठार है कहाँ? ये आपका भारत है, ठीक, मान लीजिए ये आपका भारत है, ये, ठीक, ये वाला जो क्षेत्र, ये झारखंड, बिहार, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर क्या चीज़? छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ये सभी आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है? बेहोड़ा के आसपास के जंगल में इनका पालन पोषण हुआ था। बिरसा ने यह घोषणा किया कि उसे भगवान ने, यह बात ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि बिरसा ने क्या घोषणा किया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दिकुओं, हमने दिकुओं के विषय में बताया था, जो बाहरी लोग थे, अंग्रेज या फिर महाजन, व्यापारी, एजेंट्स, ये सभी क्या थे? दिकु कहलाते थे, अर्थात बाहरी थे तो इनको दिकु कहा जाता था। दिकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ठीक है, किसको भेजा है? बिरसा को भेजा है। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बिरसा मुंडा कहा जाता था।
यह जो जनजाति है वह छोटा नागपुर में रहती है, हमने भी बताया। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी भी थे। कौन से आदिवासी थे? इसी क्षेत्र में छोटे नागपुर में संथाल की जाति भी पाई जाती है, जनजाति, और उरांव भी जनजाति पाई जाती है। यह भी क्या थे? उस आंदोलन के एक हिस्सा हुआ करते थे जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और भी बहुत सारी जातियां थी, इनके विषय में जानकारी प्राप्त किया भी। बिरसा मिशनरियों के उपदेशों तथा बाद में वैष्णव धर्म प्रचारक, वैष्णव क्या होते हैं? जो विष्णु धर्म के अनुयायी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वैष्णव। उसी तरह शैव, हमने बताया पूर्व की कक्षाओं में। धर्म के जो प्रचारक थे, मिशनरी कौन? जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, ये मिशनरी ईसाई धर्म के प्रचारक थे। वैष्णव धर्म के प्रचारकों से भी वो क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। कौन? बिरसा मुंडा। उन्होंने जनेऊ धारण किया था। क्या चीज़? जनेऊ धारण किया था और शुद्धता व दया पर जोर दिया। उनका जो राज्य था वो शुद्धता और दया पर क्या करते थे? वो अपने राज्य में बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बिरसा का आंदोलन मिशनरियों, महाजन, भूस्वामियों व सरकार को बाहर निकालकर वह मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे। कौन? बिरसा मुंडा क्या स्थापित करना चाहते थे? किन किन को बाहर निकाल कर? महाजन, भूस्वामी और जो यूरोपीय सरकार है, साथ ही साथ जो मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल कर वहाँ पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया? मुंडा राज्य की स्थापना वो करना चाहते थे। 1895 में इनको गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने। किसके लिए? दंगा फसाद फैलाने के लिए, क्योंकि यह जो आंदोलन कर रहे थे वो सशस्त्र आंदोलन हुआ करता था। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने दंगा भड़काया वनवासी क्षेत्रों में, तो इनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। कितने साल की सज़ा सुनाई गई? 2 साल की सज़ा सुनाई गई। जब ये 2 साल बाद आते हैं तो इन्होंने अपने आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ा और 1897 में जेल से बाहर आते ही उन्होंने रावण, ठीक क्या कहा? रावण किन के लिए प्रयोग किया गया? दिकू, जो भी बाहरी थे, यूरोपीय, इन सभी के लिए रावण का प्रयोग किया गया, को नष्ट करने का आह्वान किया। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया और आह्वान किया कि इन रावणों को क्या कर दिया जाए? इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। और इनके जो क्षेत्र का प्रतीक था वह सफ़ेद झंडा था। क्या था? सफ़ेद झंडा बिरसा राज का एक प्रतीक था। और बिरसा की मृत्यु 1900 में हैजा से हो जाती है। भारत का यह अमर पुत्र अपनी गति को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है और इस आंदोलन का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? भारत आज़ाद हो जाता है और इन लोगों का क्षेत्र झारखंड, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में क्या है? स्थायी हो जाता है और ये लोग आज भी भारत में कई हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ आप रोचक तथ्यों की वीडियोज़ को देखें और भूगोल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए। धन्यवाद।